नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेक पेपर सेमेस्टर 1 रांची यूनिवर्सिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 रांची यूनिवर्सिटी का सेक पेपर हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो भी स्टूडेंट रांची यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में सेक में हिंदी रखी हो, मात्र हम लोग इस वीडियो में 6 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और एकदम यही 6 से 7 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलते हम लोग समय को बर्बाद किए बिना प्रश्नों को देखते हैं। देखो, आप लोगों को पता होगा मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूं, मैं केवल टॉपिक पर बात करता हूं। तो जो भी मैं आपको यहाँ पर प्रश्न बताऊंगा, आप लोग क्या करिएगा, समय निकाल करके इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सेम यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, तो चलते हम लोग देखते हैं प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग का महत्व स्पष्ट कीजिए। मतलब जो भी ऑफिस होते हैं, जो भी कार्यालय होते हैं, यहाँ पर हिंदी का क्या महत्व है, क्यों किया जाता है, ठीक है, इसी को बताना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर, भारत जैसे बहुभाषी देश में कार्यालय कार्यों के संचालन हेतु एक सरल और सर्वमान्य भाषा की आवश्यकता होती है। हिंदी हमारी राजभाषा होने के साथ साथ बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा भी है। देखिए, जो भारत है ना, भारत में वर्तमान समय में लगभग 28 राज्य हैं। इसके अलावा बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो लगभग प्रत्येक राज्य में जहाँ भी आप लोग जाइएगा, हर राज्य में आपको अलग अलग भाषा देखने को मिलेगा। तो भारत क्या है, भारत एक बहुभाषी देश है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हिंदी है, हिंदी सबसे अधिक बोला जाता है हमारे देश में। ठीक है, तो जो हिंदी है ये हमारी राजभाषा है, साथ ही साथ बहुत सारे भारतीय इसे बोलते भी हैं। तो बहुत सारे भारतीयों के बोले जाने के कारण, बहुत सारे राज्यों में बोले जाने के कारण इसका बहुत ही महत्व है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए पहला आप लोग, पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, संवैधानिक आधार। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी है। केंद्र सरकार कहने का मतलब क्या है, जो देश चलाता है। तो संविधान 343 के अनुसार जो हिंदी है ये पूरे केंद्र की क्या है, राजभाषा है। ठीक है, तो संवैधानिक आधार के अनुसार क्या है, जो केंद्र सरकार की भाषा है यह हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, सुगमता। सुगमता कहने का मतलब क्या है, जो हिंदी है ना एकदम सुगम है, एकदम सरल है। तो इसको देखिए आप लोग, हिंदी सरल, सहज और व्यवहारिक भाषा है, जिसे समझना आम जनता के लिए आसान है। मतलब कोई भी जो है ना हिंदी को आसानी से समझ सकता है। इस कारण से जो ऑफिस होते हैं, कार्यालय होते हैं, यहाँ पर इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अंग्रेजी को भी बढ़ावा दिया जाता है। आप लोग जानते होंगे अंग्रेजी को थोप दिया गया है। यदि अंग्रेजी नहीं थोपा जाता ना, तो आज हम लोग बहुत तरक्की कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो दवाई हो गया और बहुत सारे जैसे इंजीनियर बनने वाला जो रहता है, डॉक्टर होता है, यदि वे लोग यदि इंग्लिश नहीं जानता है तो वे लोग कभी बन भी नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का सपना भी टूट जाता है। मतलब इंग्लिश एक तरह से पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब पूरा थोप दिया गया है। देखिए आप लोग यहाँ पर, तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता माने क्या है, तो भारत में अधिकतर हिंदी बोला जाता है। इसके कारण से विभिन्न राज्यों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, प्रभावशीलता। तो इसको देख लीजिए आप, हिंदी प्रयोग से सूचना का आदान प्रदान शीघ्र एवं स्पष्ट होता है। मतलब जहाँ भी हिंदी बोला जाता है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोला जाता है, लेकिन हिंदी को समझना थोड़ा आसान होता है। तो इससे एक दूसरे के जो लोग होते हैं जल्दी से ही अपने जो भी विचार, भावनाएं, सूचना होती है, मतलब आदान प्रदान कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रभावशीलता को बढ़ावा मिलता है। पांचवा पॉइंट देखिए आप लोग, जनसंपर्क। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर समझाने का मतलब जरूरत नहीं है। जनसंपर्क कहने का मतलब क्या है, लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है और लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं हिंदी के प्रयोग से। सरकार की योजनाएं और नीतियों को जन जन तक पहुँचाने में हिंदी सबसे प्रभावशाली साधन है। क्योंकि जाहिर है कि हिंदी ज़्यादा बोला जाता है, तो हिंदी भाषा में छपेगा तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, छठा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, प्रशासनिक दक्षता। देखिए इसको, कार्यालयों में हिंदी प्रयोग से कामकाज का बोझ कम होता है तथा पारदर्शिता आती है। यानी कि बहुत सारे जो कार्यालय होते हैं, ऑफिस होते हैं, या जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, तो इससे बहुत सारे लोगों को काम करने में कठिनाई होता है। लेकिन यदि वही काम हिंदी में किया जाए तो आसानी से इसे किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देता है। अंत में आपको क्या देना है, निष्कर्ष देना है। चाहे भी कोई भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट में आपको परिचय दे देना है और लास्ट में निष्कर्ष। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग न केवल संवैधानिक दायित्व है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, दक्षता और जनसंपर्क के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग मतलब अधिक महत्व इसको दिया जाता है। तो देखो, जो हिंदी है ना, हिंदी केवल संवैधानिक दायित्व के हिसाब से कार्यालय में प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या होता है, यह लोगों को एक साथ लाकर के राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। जनसंपर्क के लिए भी, जो जनसंपर्क मतलब एक दूसरे से लोग कनेक्ट होते हैं, इसमें भी योगदान देता है। तो हिंदी का महत्व इतना है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है, कार्यालय पत्राचार की परिभाषा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब कार्यालयी पत्राचार क्या होता है, इसकी परिभाषा देना है और इसकी विशेषता को बताना है। तो देखते हैं हम लोग इसको। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देना है, परिभाषा देना है। कार्यालयी पत्राचार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था अपने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पत्रों के माध्यम से विचार, सूचना, आदेश और निर्णय का आदान प्रदान करते हैं। मतलब कार्यालय पत्राचार क्या हो गया, मतलब इसके अंतर्गत जो भी सरकारी होते हैं या गैर सरकारी संस्था होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, अपनी सूचनाओं को या जो भी उनके विचार भावनाएं होती है आदान प्रदान करने के लिए पत्राचार करते हैं। ठीक है, पत्र के माध्यम से एक दूसरे की भावना विचारों को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो पत्राचार को आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, इसकी विशेषता को हम लोग समझते हैं, कार्यालय पत्राचार की विशेषता को। पहला पॉइंट यहाँ पर है औपचारिकता। कार्यालय पत्राचार सदैव औपचारिक एवं शिष्ट भाषा में उपयोग किया जाता है। मतलब बढ़िया से समझो आप लोग, जो कार्यालय होते हैं इसमें जो भी पत्रों का आदान प्रदान होता है या जो भी पत्र के माध्यम से काम होते हैं, इसमें सही भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसमें गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो औपचारिकता इसकी एक विशेषता हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है अस्पष्टता। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे देखते हुए। मतलब कि जो औपचारिक पत्राचार होता है, मतलब जो कार्यालय पत्राचार होता है, इसमें क्या होता है, एकदम ये अस्पष्ट होता है। इसमें जो भी संदेश होते हैं छोटा छोटा लिखा होता है, सो अस्पष्ट होता है और विषय पर आधारित होता है। ठीक है, तो जो कार्यालय पत्राचार हो गया ये एकदम अस्पष्ट होता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है नियमबद्धता। तो इसको आप लोग देखिए यहाँ पर, पत्राचार पूर्व निर्धारित प्रारूप और नियमों के अनुसार होता है। यानी कि जो भी वहाँ पर नियम कानून है, ठीक है, कार्यालय में, उसी के अनुसार यह चलता है। अगला देखिए, अगला दिया हुआ यहाँ पर प्रामाणिकता। प्रत्येक पत्र आधिकारिक होता है, इसलिए यह संस्था के लिए निर्णयों का प्रमाण भी होता है। मतलब जो भी पत्र होता है ना, उसमें एक तरह से सिग्नेचर होता है, तो यहाँ पर प्रमाण भी तो है कि यहाँ पर सिग्नेचर किया हुआ है। तो प्रामाणिकता कार्यालय पत्राचार की एक विशेषता हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। देखिए यहाँ पर अगला दिया हुआ है गोपनीयता। इसको देखिए, कई पत्र गुप्त एवं गोपनीय भी होते हैं जिनका सार्वजनिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कार्यालय में जो क्या होते हैं, गुप्त होते हैं, उसको सभी को बताया नहीं जा सकता है। तो गोपनीयता भी कार्यालय पत्राचार की एक विशेषता हो गया है। नेक्स्ट देखिए, छठा यहाँ पर दिया हुआ है उद्देश्यपरकता। इसका उद्देश्य केवल कार्य संपादन और प्रशासनिक सुविधा होता है। मतलब कि जो कार्यालय पत्राचार हो गया, इसका काम क्या होता है, केवल मतलब जो भी प्रशासनिक सुविधा हो गया उसको करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सातवां यहाँ पर दिया हुआ है संग्रहणीयता। तो इसको देखते हैं, कार्यालय पत्र आगे चलकर अभिलेख के रूप में संरक्षित किए जाते हैं। मतलब जो भी काम होते हैं कार्यालय में, उसको एक तरह से जो भी पत्र के माध्यम से काम हुआ उसको एक जगह से इकट्ठा करके रखा गया, तो बाद में यही क्या बन जाता है, अभिलेख बन जाता है। ठीक है, मतलब उसको बाद में भी देखा जा सकता है, तो संग्रह के काम करता है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला यहाँ पर निष्कर्ष आपको लिखना है। मतलब निष्कर्ष में इस टाइप को आपको लिखना है कि कार्यालय पत्राचार जो हो गया यह प्रशासनिक कार्यों में मदद करता है, स्पष्ट होता है, साथ ही साथ जो कार्य कुशलता होता है इसको भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है, तो इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, टिप्पणी का अर्थ एवं स्वरूप बताएं। देखिए यहाँ पर आप लोग, टिप्पणी को इंग्लिश में नोट कहते हैं या फिर हम लोग इसको टिप्पण भी कर सकते हैं। तो टिप्पणी का अर्थ बताना है और इसका क्या स्वरूप है इसको बताना है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ अर्थ, मतलब टिप्पण का क्या अर्थ है इसको देख लीजिए। तो टिप्पण को इंग्लिश में हम लोग नोट कहते हैं। यह कार्यालय लेखन की एक संक्षिप्त और औपचारिक विधा है। इसका प्रयोग कार्यालय में किसी विषय पर त्वरित निर्णय, सूचना, विचार प्रकट करने हेतु किया जाता है। अधिकारिक प्राय निर्णय लेने से पहले कर्मचारियों या सहायक अधिकारियों की टिप्पणियाँ देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जो टिप्पणी होता है ना, इसको छोटा रूप में लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी निर्णय आपको लेना है तो आप बड़ा में निर्णय लीजिएगा तो वह क्या होगा, उसको कोई भी ना जल्दी पढ़ेगा। लेकिन आप लोग उसी विषय पर आप लोग छोटा सा टिप्पणी लिख दीजिए। ठीक है, छोटा सा संक्षिप्त रूप में लिख दीजिए जो भी आपको बोलना है। तो टिप्पणी का यही होता है, अर्थ होता है कि कोई भी बड़ा विषय हो गया तो उसको संक्षिप्त रूप में छोटा से लिख देना आपको, ताकि जो भी उसमें सूचना, जो भी जानकारी है सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। और तो इसको समझ गए होंगे। आगे आप लोग देखिए स्वरूप को। तो हम लोग देखते हैं टिप्पणी का स्वरूप क्या है। तो पहला संक्षिप्तता, मतलब जो होता है ना टिप्पणी, वह संक्षिप्त होता है, वह छोटा होता है। टिप्पणी हमेशा छोटी और सटीक होता है। जो भी आपको बताना है टिप्पणी करके वह छोटा रूप में बता दीजिए और सटीक बता दीजिए। ठीक है, तो जो टिप्पणी होता है वह संक्षिप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा हुआ अस्पष्टता। तो टिप्पणी अस्पष्ट होता है, जो भी आपका वहाँ पर लिखा हुआ है सारा स्पष्ट आपको दिख जाएगा। तो इसमें क्या होता है, विषय वस्तु बिना किसी जटिलता के लिखी जाती है। मतलब जिस भी विषय वस्तु पर लिखा जाता है वह एकदम स्पष्ट होता है। ठीक है, तो टिप्पणी की दो यहाँ पर स्वरूप हो गया। पहला संक्षिप्तता यानी ये छोटा होता है, और अस्पष्टता यानी ये क्या होता है, एकदम अस्पष्ट होता है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा आप लोग देखिए, तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है औपचारिक भाषा। औपचारिक भाषा,
इसमें शुद्ध, मर्यादित और औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक भाषा कहने का मतलब क्या है, आप लोग गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एकदम मतलब मर्यादा के हिसाब से इसमें शब्द लिखे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्रमबद्धता। क्रमबद्धता कहने का मतलब क्या है, जो टिप्पणी होगा ना इसमें क्रमबद्ध के हिसाब से सारे एकदम बिंदुवार लिखा होता है। ठीक है, तो क्रमबद्धता भी क्या हो गया, टिप्पणी की एक स्वरूप हो गया, इसकी एक विशेषता हो गया है। नेक्स्ट देखिए निष्पक्षता। निष्पक्षता मतलब क्या है, इसमें जो भी लिखा होगा ना एकदम निष्पक्ष होगा, किसी एक आधार पर नहीं होगा। यदि दो व्यक्ति है तो दोनों के आधार पर दोनों को मतलब साथ लेकर के चलेगा। यहाँ देखिए इसमें व्यक्ति विचार नहीं बल्कि तथ्य आधारित जानकारी दी जाती है। मतलब इसमें व्यक्ति का विचार नहीं होता है, जो भी तथ्य है एकदम उसी के आधार पर एकदम निष्पक्ष रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए छठा यहाँ पर दिया हुआ निर्णय हेतु सहायक। अधिकारी को निर्णय लेने में टिप्पणी महत्वपूर्ण आधार देती है। मतलब अधिकारियों को जो भी निर्णय लेना है यदि वे लोग टिप्पणी कर देते हैं, संक्षिप्त में लिख देते हैं, सटीक में लिख देते हैं, तो इससे उन्हें निर्णय लेने में मतलब मदद मिलता है। ठीक है, तो निर्णय लेने में क्या करता है, मदद करता है टिप्पणी। अगला देखिए नेक्स्ट आपको निष्कर्ष देना है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, टिप्पणी कार्यालय कार्य की रीढ़ मानी जाती है। यह कार्य को दिशा देने, सूचनाएं संप्रेषित करने और प्रशासनिक निर्णयों को सरल बनाने में मदद करती है। मतलब टिप्पणी क्या होता है, जो भी कार्यालय काम होते हैं इसको एक दृढ़ माना जाता है, मतलब उसको आसान कर देता है बनाने में। साथ ही साथ जो भी सूचनाएं होती है, प्रशासनिक कार्य होते हैं, इसमें भी वह सहयोग करता है। ठीक है, उसको सरल बनाने में मदद करता है। तो निष्कर्ष में आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। थर्ड प्रश्न था। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है प्रारूपण, जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है और इसके कौन कौन से प्रमुख अंग हैं बताएं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं प्रारूपण क्या होता है। इसको मैं एकदम आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, प्रारूपण का अर्थ लिखना है। प्रारूपण का अर्थ है किसी पत्र, दस्तावेज या प्रस्ताव का प्रारंभिक मसौदा तैयार करना। तो इसको आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आपको कार्य करने वाले हैं, ठीक है, तो कार्य करने से पहले जो आप लोग योजना बनाते हैं, कि किस टाइप से काम करना चाहिए, उसी को ही प्रारूपण कहा जाता है, उसी को ही मसौदा कहा जाता है। मतलब कोई भी काम आपको करना है उससे पहले क्या करना है, योजना बना लेना है कि इस टाइप से काम होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, प्रारूपण कहते हैं। ठीक है, या फिर मसौदा कहते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसको देखिए, इसे बाद में संशोधित कर अंतिम रूप दिया जाता है। मतलब जब पूरा काम हो जाता है तो जो प्रारूपण होता है ना, ये एक पत्र का रूप ले लेता है। अंतिम रूप में यह क्या हो जाता है, पत्र बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए आप लोग आवश्यकता, प्रारूपण की क्या आवश्यकता है, यहाँ हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है सरकारी आदेश, नियम और अधिसूचना तैयार करने में। मतलब जो प्रारूपण होता है, सरकारी आदेश और जो भी नियम अधिसूचना होता है, इसको तैयार करने में प्रारूपण की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी काम आपको करना है ना, सरकारी काम जो भी होते हैं, आदेश होते हैं, तो उससे पहले एक प्रारूपण तैयार किया जाता है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है किसी नीति या योजना का मसौदा बनाने में। मतलब कोई भी काम करना, योजना बनाना है, तो उससे पहले आपको प्रारूपण बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए तीसरा यहाँ पर है विवाद या गलतफहमी से बचने के लिए। कोई विवाद है तो उससे बचने से पहले ही बताया जाता है कि इस तरह से मतलब वहाँ पर बताना है। जो भी गलतफहमी है इस तरह से योजना बनाया जाता है उसको दूर करने के लिए। तो विवाद या गलतफहमी से बचने के लिए प्रारूपण का प्रयोग किया जाता है। अगला है त्वरित एवं स्पष्ट कार्यवाही हेतु। मतलब तुरंत कार्रवाई और जल्दी, मतलब जिस पर कार्रवाई करना है, इसके कार्रवाई करने के लिए प्रारूपण तैयार किया जाता है कि हमें इस तरह से करना है और जाके हमें सीधे मतलब कार्रवाई कर देना है, हमला कर देना है। ठीक है, अगला देखिए प्रशासनिक कार्यों की दक्षता और पारदर्शिता के लिए। जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो भी भवन निर्माण हो गया, बहुत सारे काम होते हैं प्रशासनिक कार्य में। स्कूल का निर्माण हो गया, पुल का निर्माण हो गया, तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिसको कार्य को चलाने के लिए सबसे पहले प्रारूपण की आवश्यकता होती है, उसको प्रारूपण तैयार किया जाता है। तो इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने 5 आवश्यकता को बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग इसके प्रमुख अंग। प्रारूपण के कौन कौन से प्रमुख अंग है, यहाँ पर देखो आप लोग। पहला है शीर्षक, दस्तावेज का स्पष्ट विषय। मतलब जो प्रारूपण होता है इसका एक शीर्षक होता है जिसमें जो भी दस्तावेज लिखा जाता है वो स्पष्ट होता है। अगला है प्रस्तावना। दूसरा अंग क्या हो गया, प्रस्तावना। मसौदे की भूमिका या पृष्ठभूमि। मतलब जो प्रारूपण होता है ना, इसका एक प्रस्तावना होता है, उसमें क्या भूमिका लिखना है सारा उसमें मतलब लिखा होता है। देखिए अगला मुख्य भाग, आवश्यक तथ्य, नियम या आदेश। मतलब इसमें मुख्य भाग भी होता है जिसमें जो भी आवश्यक तथ्य होता है उसको लिखा जाता है, या फिर जो भी नियम या आदेश देना होता है उसको बीच में लिखा जाता है। पहला तो हेडिंग होगा, फिर प्रस्तावना होगा, फिर बीच में लिखा जाएगा और अंत में निष्कर्ष लिखा जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष हो गया, हस्ताक्षर हो गया, यानी कि पत्र आप जिस टाइप से लिखते हैं ना वही हो गया इसके प्रमुख अंग। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, शीर्ष लिखते हैं, फिर इसका परिचय थोड़ा सा देते हैं, इसमें मेन हेडिंग लिख दिए, लास्ट में यहाँ पर आप लोगों को निष्कर्ष लिख देना है और अंत में आपको हस्ताक्षर कर देना है। तो यही हो गया इसका प्रमुख अंग। यहाँ पर आप लोगों को दिख गया होगा शीर्षक, प्रस्तावना, मुख्य भाग, निष्कर्ष और हस्ताक्षर या फिर प्रमाणन। तो इतना इसका प्रमुख अंग है।
इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो आप लोग, अगला आपको लिखना है निष्कर्ष। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंत में भी आपको निष्कर्ष देना है और प्रारूपण में भी निष्कर्ष होता है। तो यहाँ देखिए, प्रारूपण प्रशासनिक कार्य की नींव है। यह किसी भी पत्र या अधिसूचना को वैधानिक रूप देने का प्रथम चरण है। मतलब कोई भी काम जो होता है ना, प्रशासनिक काम, उसको आपको करना है तो उससे पहले आपको प्रारूपण तैयार करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, प्रशासनिक कार्यों की ये नींव है। ठीक है, यदि प्रारूपण नहीं तैयार किया जाएगा तो कैसे कोई काम होगा यार। तो इसको समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ज्ञापन और अनुमोदन के बीच अंतर बताएं। ज्ञापन क्या होता है और अनुमोदन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है ज्ञापन। यहाँ पर इसको देखिए आप लोग, ज्ञापन। ज्ञापन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम। ठीक है, मेमोरेंडम क्या होता है, यहाँ देखिए, यह कार्यालय के भीतर संदेश या सूचना देने का साधन है। इसमें संक्षिप्त जानकारी या आदेश लिखा होता है। मुख्यतः विभागीय संचार हेतु प्रयुक्त होता है। यानी कि जो ज्ञापन होता है, इसमें क्या होता है, कार्यालय के भीतर जो भी संदेश या सूचना देना है। मतलब एक तरह से ऑफिस हो गया। ठीक है, ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जितने भी कार्यालय वाले लोग हो गए, उसको एक मेन अधिकारी उन सूचनाओं को पहुंचाएगा। तो इसके लिए ज्ञापन तैयार करेगा। ठीक है, इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ उदाहरण, कर्मचारी को बैठक की सूचना देना। मैंने बता दिया आपको कि ये क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, जो कार्यालय के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उनको कोई आदेश देना है तो वहाँ पर ज्ञापन लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे। अगला देखिए आप लोग, अगला यहाँ पर दिया हुआ अनुमोदन। इसको हम लोग इंग्लिश में सैंक्शन करते हैं। तो अनुमोदन हम लोग देखते हैं, यह उच्च अधिकारी द्वारा किसी कार्य या खर्च को स्वीकृति देने का दस्तावेज है। यह औपचारिक अनुमति का प्रतीक है। सामान्यतः प्रशासनिक या वित्तीय स्वीकृति के लिए उपयोग किया जाता है। तो कोई भी काम करना है, ठीक है, स्वीकृति देना है कि मतलब इस तरह के काम होने चाहिए, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, तो वहाँ पर अनुमोदन दिया जाता है। ठीक है, इसका जो कार्य होता है मुख्यतः क्या होता है, प्रशासनिक या वित्तीय जो स्वीकृति होता है, पैसा देने वाला काम होता है, वहाँ पर अनुमोदन का काम आता है। यहाँ देखो आप लोग, जैसे किसी परियोजना हेतु धन का स्वीकार करना। मतलब कोई भी परियोजना होगा तो वहाँ पर धन चाहिए ना, कैसे कितना काम होगा, कितना पैसा कहाँ लगना है, तो उसको स्वीकृति देना कि 1 लाख रुपया देंगे, रोड बना दीजिए, तो वही हो गया अनुमोदन। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो आप लोग, मुख्य अंतर, मतलब कि ज्ञापन और अनुमोदन में क्या अंतर है, यहाँ पर आप लोग देखो। फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ ज्ञापन सूचना का आदान प्रदान है, जबकि अनुमोदन स्वीकृति प्रदान करता है। ज्ञापन क्या करता है, जो भी कार्यालय है उसके भीतर में सूचनाओं को प्रदान करता है अधिकारियों तक, जबकि यह स्वीकृति प्रदान करता है कि इतना पैसा आपको मिलेगा इस काम के लिए। देखिए अगला, ज्ञापन आंतरिक संरचना है, मतलब यह कार्यालय के भीतर होता है, जबकि अनुमोदन प्रशासनिक निर्णय है। यानी कि प्रशासनिक निर्णय लेता है कि पुल बनाइए, रोड बनाइए, भवन बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ज्ञापन संक्षिप्त और अनौपचारिक होता है। अनुमोदन औपचारिक और अधिकृत होता है। ज्ञापन क्या होता है, छोटा रूप में होगा और अनौपचारिक होगा। यानी इसमें क्या होगा, मतलब अधिकारी जो होगा, ठीक है, अधिकारियों को यदि दंडित भी करना है तो उसमें वैसा भी शब्द लिखा होगा। ठीक है, अनुमोदन करने का मतलब क्या होगा, इसमें एकदम कोई भी गलत शब्द नहीं होगा। ठीक है, तो 3 मुख्य अंतर था। निष्कर्ष आपको देना है, ज्ञापन और अनुमोदन दोनों कार्यालय हिंदी की महत्वपूर्ण विधाएं हैं, परंतु दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। ज्ञापन क्या करता है, कार्यालय के अंदर अधिकारियों को सूचना देता है, जबकि अनुमोदन कोई भी स्वीकृति प्रदान करता है, जैसे धन आदि देना। तो इसको समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, 6 नंबर का क्वेश्चन है अधिसूचना। अधिसूचना को इंग्लिश में हम लोग नोटिफिकेशन कहते हैं। साथ ही साथ विज्ञापन यानी कि एडवर्टिजमेंट के महत्व को बताना है। यानी कि अधिसूचना क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है और एडवर्टिजमेंट क्या होता है, इसके महत्व को बताना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन, यह सरकार अथवा कार्यालय द्वारा जनता को दी जाने वाली आधिकारिक सूचना है। कानूनी, प्रशासनिक या जानकारी हित के लिए निर्णय अधिसूचना के माध्यम से घोषित किए जाते हैं। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। अधिसूचना यानी कि जानकारी जारी करना है, ठीक है, सूचना जारी करना है। यह क्या होता है, यह सरकार या जो भी कार्यालय होते हैं, ठीक है, यह जनता को दी जाने वाली एक तरह से नोटिफिकेशन होता है, आधिकारिक जानकारी होता है। ठीक है, मतलब सीजीएल का फॉर्म भरा रहा है, एक प्रकार से रेलवे का होने वाला एग्जाम, तो इस प्रकार से आधिकारिक सूचना दिया जाता है, अधिसूचना दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मतलब छुट्टी देना है, छुट्टी देना है तो यह आधिकारिक सूचना हो जाएगा कि गर्मी छुट्टी पड़ने वाला है जून से, तो इतना दिन आप लोग स्कूल नहीं आइएगा। तो समझ गए होंगे अधिसूचना क्या होता है, अधिकारियों के द्वारा जनता के लिए एक तरह से सूचना जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महत्व, अधिसूचना का महत्व क्या है, नोटिफिकेशन का महत्व क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आम जनता को आधिकारिक जानकारी देना, मतलब जो भी आधिकारिक जानकारी होता है, सरकार की जो भी चाहता है कि गर्मी छुट्टी मिलना चाहिए, लोगों को सतर्क रहना चाहिए, ये सभी जानकारी लोगों तक पहुँच सके, इसका एक महत्व है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना, यानी कि जो प्रशासनिक कामकाज होता है यह क्या करता है, उस काम को सुनिश्चित करता है। तो सरकारी निर्णयों का दस्तावेज प्रमाण बनाना,
मतलब जो होता है ना, यह सरकारी निर्णय में मदद करता है, दस्तावेज प्रमाण होता है एक तरह से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ विज्ञापन यानी कि एडवर्टिजमेंट। तो इसको आप लोग देखते ही समझ गए होंगे। विज्ञापन क्या होता है? किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार होता है, प्रचार करना होता है। जैसे आप लोग एक दुकान खोलें, वहाँ पर ग्राहक नहीं है, तो ग्राहकों को लाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? विज्ञापन करवा दिए ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए। तो इसको देखिए, विज्ञापन यह किसी वस्तु, सेवा या पद अवसर का प्रचार प्रसार करने का साधन है। इसका उद्देश्य जनसंपर्क और जन जागरण होता है। मतलब मुख्य रूप से जो भी प्रचार प्रसार करना है आपको, ठीक है, विज्ञापन के द्वारा आप लोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नौकरी की रिक्तियाँ, उत्पाद का प्रचार। जैसे कोई क्या हो गया, प्राइवेट हो गया, ठीक है, प्राइवेट कार्यालय हो गया, ऑफिस हो गया, यहाँ पर मतलब स्टाफ की आवश्यकता है, तो यह क्या करेगा? यहाँ पर बता देगा कि हमारे जगह इस तरह से नौकरियों की आवश्यकता है, हमारे 2 स्टाफ की आवश्यकता है, तो जिनको भी इस तरह की मतलब नौकरी चाहिए हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो नौकरी का प्रचार प्रसार करने के लिए भी विज्ञापन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, महत्व। तो यहाँ पर दिया हुआ है वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी देना। मतलब कोई भी वस्तु या सेवा के बारे में जानकारी देना है, इसके लिए आपको क्या करना है? विज्ञापन करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है जनता को आकर्षित कर सहभागिता बढ़ाना। मतलब जनता को आकर्षित करने के लिए भी इसका महत्व रखा जाता है। तीसरा यहाँ पर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। तो जो भी सरकारी योजनाएं होती है लोगों तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए विज्ञापन चलाना पड़ता है। ठीक है, तो महत्व के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अंत में आपको क्या लिख देना है? निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ लिखा हुआ है अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन आधिकारिक घोषणा का साधन है, जबकि विज्ञापन जनसंपर्क और प्रचार का माध्यम है। दोनों कार्यालय हिंदी की उपयोगी विधाएं हैं। कहने का मतलब क्या है? जो अधिसूचना होता है ना, लोगों को जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है? कि इस तरह से आप लोगों को सतर्क रहना है, ये वाली चीज़ें इस दिन होगा। लेकिन जो विज्ञापन होता है ना, वस्तुओं को बारे में बताता है, सेवाओं के बारे में बताता है। ठीक है, दोनों क्या करता है? जानकारी देने का ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है पत्राचार लेखन की परिभाषा, उद्देश्य एवं माध्यमों की चर्चा करें। पत्राचार लेखन क्या होता है? इसके उद्देश्य क्या हैं? कौन कौन से माध्यम हैं? इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग पत्राचार की परिभाषा देख लेते हैं। पत्राचार लेखन आखिर होता क्या है? देखिए यहाँ पर पत्राचार लेखन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी विचार, योजना, वस्तु या सेवा को आकर्षक भाषा और शैली में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि अधिक से अधिक लोग उससे प्रभावित होकर के उसका समर्थन करें। तो पत्राचार लेखन कहने का मतलब क्या हो गया? इसमें जो लोगों की जानकारी होती है, विचार या वस्तु जो भी मतलब होती है, ठीक है, इसमें इस प्रकार से इसको मतलब तैयार किया जाता है जिससे अधिक से अधिक लोग इसके समर्थन में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पत्राचार लेखन हो गया। नेक्स्ट देखिए आप लोग, उद्देश्य। पत्राचार लेखन के क्या उद्देश्य होते हैं? यहाँ पर देखो आप लोग, पहला सूचना देना, जनता तक योजनाएं और कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचाना पत्राचार की एक विशेषता हो गया, एक उद्देश्य हो गया। अगला यहाँ पर दिया हुआ प्रेरित करना, लोगों को किसी कार्य या सेवा वस्तु के प्रति आकर्षित करना। ठीक है, इसके लिए प्रेरित किया जाता है। तो प्रेरित करना भी क्या हो गया? पत्राचार की एक विशेषता हो गया। अगला यहाँ पर दिया हुआ है जन जागरण, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन और अच्छे कार्यों के प्रसार हेतु क्या होता है? पत्राचार लेखन किया जाता है। मतलब जन जागरण हो सके, लोगों को जानकारी पहुंच सके, इसके लिए पत्राचार किया जाता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है सरकारी योजनाओं का प्रसार, आम जनता को योजनाओं में भागीदारी के लिए प्रेरित करना। जो भी सरकारी योजनाएं होती है पत्राचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अगला यहाँ पर 5वां दिया हुआ है विपणन, व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए भी क्या होता है? पत्राचार किया जा सकता है, इसकी बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। माध्यम, पत्राचार के कौन कौन से माध्यम यहाँ पर आप लोग देखिए। पहला यहाँ पर दिया हुआ मुद्रित माध्यम, जैसे समाचार हो गया, ठीक है, समाचार पत्र हो गया, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? पत्राचार लेखन कर सकते हैं। पोस्टर के द्वारा लोगों को जानकारी दे सकते हैं, पत्रिका के द्वारा लोगों के मतलब बता सकते हैं। अगला यहाँ पर दिया हुआ दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी कि लोग क्या कर सकते हैं? रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, इनके माध्यम से भी मतलब जागरूक हो सकते हैं और उनके तक मतलब उनको तक जो भी जानकारियाँ हैं पहुँचाया जा सकता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है व्यक्तिगत माध्यम, व्यक्ति क्या कर सकता है? भाषण, गोष्ठी, नाटक, प्रदर्शन, इन सभी के द्वारा पत्राचार किया जा सकता है। तो ये 3 माध्यम था, इसको समझ गए होंगे। ठीक है, 3 माध्यम को आप लोग समझ गए। लास्ट में आपको क्या लिख देना है? निष्कर्ष लिख देना है। वीडियो में मैंने आपको 7 से 8 प्रश्न बताया है, इन सभी को पढ़ लीजिएगा। यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पूरा सिलेबस मैंने कवर करवा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।